वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज की ये जो वीडियो है आपकी करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक्स हैं। यहाँ पर ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट आपका आ चुका है तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नए हैं और कुछ जो आपके क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। नेट के पेपर फर्स्ट में आपके आ चुके हैं तो उनसे संबंधित और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कुछ मैं यहाँ पर कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी ऐसे टर्म्स हैं जो कि नए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आती जा रही हैं यूजीसी के द्वारा आपके मतलब हायर एजुकेशन से संबंधित हो, आईसीटी से संबंधित हो या पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से संबंधित, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ कलेक्ट करते हैं। तो आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2019 से लेकर 2022 तक और उनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन जो भी संबंधित पॉइंट हैं उनसे रिलेट करते हुए वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर कराई हैं। तो 3 आ चुकी हैं उसकी सीरीज़, आप लोग देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसी तरह रिसर्च की भी आएगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आपकी अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से ये होगा कि एक तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, फिर कई बार यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आप उनको देखिएगा, पार्ट सेकेंड है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए FYUP प्रोग्राम ये क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखिए। कुछ अभी हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स लेते हैं, जैसे मैं हर बार आपको देती हूँ, या तो वीडियो के एंड में शॉर्ट नोट्स देती हूँ या फिर पहले देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको भी देख लीजिए, उससे क्या रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। अगर हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लेते हैं तो भी वहाँ पे रिलेटेड चीज़ों को कंसल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, ये एक शॉर्ट नोट्स है FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसका ये फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम क्या है, यूजीसी के द्वारा ग्रेजुएशन को लेकर कुछ नए नियमों को लागू किया गया है। इन नियमों के मुताबिक क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवारों को 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब ये कहें कि जो पहले प्रोग्राम मतलब आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम 3 साल का होता था वो अब 4 साल में होगा, ठीक है। तो ये इसका नियम है। इसके लिए कुछ नए नियम इसमें बनाए गए। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क पर यूजीसी नियमों के ड्राफ्ट के मुताबिक स्टूडेंट 3 साल में यूजी प्रोग्राम करना चाहते हैं, उन्हें 3 साल पूरा होने पर मेजर सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है। यूजी उन्हें 120 क्रेडिट हासिल कर मिनिमम क्रेडिट ज़रूरत को पूरा करना होगा। तो ये इसके कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स डिग्री हासिल करने के लिए स्टूडेंट को 160 क्रेडिट के साथ 4 साल की पढ़ाई करनी होगी। तो इस तरह से ये इसके नियम है, आप देख लीजिएगा क्योंकि इनको थोड़ा सा जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने देखा ही ये क्वेश्चंस का पैटर्न कि 2 नंबर का सवाल आता है आपके में, लेकिन आपको दिए होते हैं 4 ऑप्शन। उनसे संबंधित चीज़ों को आपको ऑप्शन में टिक करना होता है कि अगर FYUP प्रोग्राम आपसे पूछ रहा है तो उससे संबंधित ये कौन कौन से टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं परम कामरूप सुपर कंप्यूटर, ICT का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर की रिपोर्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ, तो गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी। परम कामरूप अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, ठीक है। कामरूप एडवांस कंप्यूटिंग हेल्थ केयर टेक्निक के साथ साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान करेगा। ये इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक। आगे देखिए यहाँ पर अभी क्वेश्चन फॉर्म में है क्योंकि ये यहाँ आपके पूछे गए हैं, ठीक है। ये आ चुके हैं। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए CBCS आरंभ किया है। CBCS आप समझ रहे होंगे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक। तो इसके ऑप्शन देखिए दे रखा है। इसे प्रतिशत आधारित मूल्यांकन को कड़ाई के साथ लागू करना है। दूसरा, इसे देश भर में एक समान पाठ्यक्रम तैयार करना है। तीसरा ऑप्शन है लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सकें। और नेक्स्ट है, आखिरी है, मूल्यांकन में पारदर्शिता व समरूपता लाई जा सके। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका ऑप्शन क्या सही है, तो यूजीसी एक उच्च शिक्षा संस्था है जो शिक्षा में नई तकनीकी या विधि का विकास कर शिक्षा को प्रभावी बनाने का कार्य करती है। उनमें से एक है CBCS।
CBCS का तात्पर्य है चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली से, ठीक है। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए CBCS का आरंभ किया क्योंकि यहाँ लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स चुन सकें, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि लचीलेपन को स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि छात्र अपनी रुचि के कोर्स को चुन सकें। ये हो गया CBCS का मतलब, समझ गया। और ये इवैल्यूएशन की ही एक टेक्निक है। आगे देखिए, और इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है मुक्त ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स, मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स ओपन डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स की बात करता है। इसको मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकार निम्न से किसके पास है, मतलब अथॉरिटी किसके पास है, क्या इग्नू के पास है, दूसरा है MHRD के पास है, तीसरा ऑप्शन है UGC या नेक्स्ट है DEB। अब इसका आंसर क्या है, DEB, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही है। DEB क्या है, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली भारत में स्थित यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक ब्यूरो है, ठीक है, जो भारत में दूरस्थ शिक्षा को विनियमित करने का प्रभारी है। मतलब ये जो है इसी के पास अथॉरिटी है। इसे 2000 इससे पहले मतलब 2012 से पहले मतलब क्या था, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल थी। तो अब क्या हुआ, 2012 में दूरस्थ शिक्षा परिषद मतलब डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की जगह को स्थापित किया गया, जो कि एक संगठन था। 1985 से ये मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के लिए जिम्मेदार था। तो पहले क्या था, DEC था, अब क्या है DEB, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे आगे देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा देश 30 गीगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर वायु ऊर्जा उद्यान सोलर विंड एनर्जी पार्क की स्थापना की प्रक्रिया में संलग्न है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका आंसर क्या है, इंडिया, ठीक है। राइट ऑप्शन इसका जो है इंडिया है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। भारत क्या है, 30 गीगावाट, और या इसी को आप कंफ्यूज मत होइएगा, 30,000 मेगावाट अगर दे दिया जाए तो एक ही चीज़ है, ठीक है। ये इसकी बढ़ती हुई जो है यूनिट है, तो पहले मेगावाट हो फिर गीगावाट, तो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए 30 गीगावाट या 30,000 मेगावाट, कुछ भी दे रखा हो, आंसर वही होगा। की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा वायु उद्यान सोलर विंड एनर्जी पार्क की स्थापना की प्रक्रिया में संलग्न है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के कच्छ में इसकी स्थापना की जा रही है, मतलब की गई है, अब तो हो चुका। ये दिसंबर 2020 में इसकी आधारशिला रखी थी, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसी से संबंधित क्वेश्चन यही आते हैं, और या करंट से संबंधित चीज़ें आती हैं, तो आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए। मैं ये देखती हूँ कि देखने वालों की संख्या तो बहुत होती है, लेकिन सब्सक्राइब करने वालों की संख्या कम है। तो प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट करिए। यह आपके एथिक्स में आता है ना, हम लोग पढ़ते नहीं है, रिसर्च में एथिक्स पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ है। ये नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए, मोरालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि चैनल से अगर हम बेनिफिट ले रहे हैं कुछ है तो उसको भी सपोर्ट करें, मुझे भी आप मोरली सपोर्ट करिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। लाइक करके तो जाया करिए, वो भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब संधारणीय विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुना की वृद्धि करना है। अब ये 2030 तक या 2025 तक जो भी टारगेट आपके एजुकेशन से संबंधित या आपके PDE से संबंधित मतलब पीपल डेवलपमेंट से संबंधित है या ICT, तो इस तरह से जो भी टारगेट रखे गए ना, वो जरूर आपको पढ़ने चाहिए कि आगे की क्या संभावित योजनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने गुना की वैश्विक दर में कितने गुना की वृद्धि करना है। एनर्जी कैपेसिटी की बात करता है, एनर्जी एफिशिएंसी की बात करता है, तो यहाँ पर है 2, ठीक है, 2 गुना के। मतलब वर्ष 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में 2 गुना की वृद्धि करना है। और आपको पता ही है कि इसकी जो संख्या कितनी है, 17 है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्य की संख्या 17 है। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है और इस पर पूरी एक वीडियो बनी हुई है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिलता नहीं है जल्दी, तो वीडियो मैंने बना रखी है SDG और MDGs में, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से क्या होगा 3 या 2 वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या MDG से संबंधित होंगे, तो आपको ऑप्शन में चूज करना होता है, ठीक है। तो जब पता नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया इसके 2 गुने वृद्धि की बात। अब इससे संबंधित और चीज़ें देख लीजिए। भारत 2070 तक, ठीक है, शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने के ग्लासगो संकल्प के साथ प्रतिबद्ध है। ये एक संकल्प था ग्लासगो का, ठीक है, याद रखिएगा।
बस इतने आपको फैक्ट्स ही मतलब जानने ज़रूरी होते हैं। भारत ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर से सोलर एनर्जी की बात करें तो 100 गीगावाट, और विंड एनर्जी में 60 गीगावाट, और जैव ऊर्जा से 10 गीगावाट, और लघु जल विद्युत से 5 मेगावाट। मतलब 175 को देखिए इसने क्राइटेरिया में बांट दिया है, हासिल करने का लक्ष्य बनाया गया है, ठीक है। और 2030 तक अगर बात करें तो 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा 2030 तक 500 गीगावाट और 2022 के अंत तक था 175 गीगावाट, ठीक। ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। आगे देखिए, आनुभविक अध्ययनों ने दर्शाया है कि महिला विद्यार्थियों का, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, महिला विद्यार्थियों का विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित, मतलब STEM समझ रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे विषयों में अल्प प्रतिनिधित्व है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो STEM क्या है? STEM क्या है? साइंस, केवल ये जो है केवल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ का एक संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक एजुकेशन सिस्टम है जो इन सभी को एकीकृत करता है। मतलब इन सभी को एक ही जगह लाने की, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये पारंपरिक शिक्षा पद्धति का जो आपकी ट्रेडिशनल जो है टीचिंग मेथड्स था उसमें बदलाव है, ठीक है। तो इसमें इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहला है महिला विद्यार्थीगण STEM विषयों के साथ सहज अनुभव नहीं करता है। ऐसा तो नहीं होता है, क्या हम लोग अपने को कमज़ोर समझते हैं? क्या फीमेल्स अपने को कम समझती हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो महिला विद्यार्थीगण विषयों में उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकता है, दूसरा है। फिर तीसरा है, महिला विद्यार्थी STEM विषयों में अभिरुचि का अभाव है। और D है, महिला विद्यार्थीगण नकारात्मक रूढ़िबद्धता के कारण धमकियों का सामना करते हैं। और ये ऑप्शन है, महिला विद्यार्थीगण को उनके माता पिता के द्वारा विषयों को लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर देखिए D और E है, कि यहाँ पर ये और E, इसके संभावित कारण ये बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसके सही माने गए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं STEM काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, न्यूज़ में भी काफ़ी था, आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देख लिया है कि इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं STE, ठीक है। तो यहाँ पे STEM होना चाहिए। ये देखिए इसके राइट ऑप्शन हो गए, ठीक है। तो हमने STEM के बारे में भी जान लिया। आगे देखिए, फिर देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है हरियाणा में, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी देखते हैं, काफ़ी चीज़ें इससे संबंधित हैं। अगला है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। तो ये आपका इसी से संबंधित चीज़ें हैं। आगे देख लेते हैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या है। 10 अगस्त 2022 को, 10 अगस्त उसकी डेट हो गई जैव ईंधन दिवस की, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा 10 अगस्त, याद रखिएगा, इससे PDE से संबंधित है क्वेश्चन है। 10 अगस्त 2022 को विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत में सेकेंड जनरेशन इथेनॉल संयंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। इसके माध्यम से क्या होगा कि कृषि फसल अवशेषों के लिए अंतिम उपयोग बनाने से किसानों को सशक्त किया जाएगा और उनके लिए आय के अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब इससे लाभ क्या होगा? इस परियोजना में शून्य तरल निर्वहन होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि जो चावल के भूसे, इसको पराली कहते हैं, जलाने में कमी के माध्यम से ये परियोजना प्रति वर्ष लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष उत्सर्जन के बराबर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का, तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देगी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में योगदान देगी। तो इस तरह से क्या है, पॉल्यूशन को भी कम करेगा और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा रहेगा। अब एथेनॉल से संबंधित चीज़ों को जान लीजिए। तो क्या है कि एथेनॉल की अगर बात करें तो एथेनॉल की आपूर्ति, मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या है कि एथेनॉल एक कृषि सह उत्पाद है जो मुख्य रूप से गन्ने से चीनी के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त होता है और ये चावल की भूसी या मक्के जैसे स्रोतों से भी प्राप्त होता है। तो वाहन के परिचालन में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाना, ये क्या कहलाता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग कहलाता है, ठीक है। आजकल क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय ऑटोमोबाइल में E20 आप समझ रहे हैं, ऐसे ये E20 इस ईंधन को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। E20 ईंधन में क्या होता है, 20% एथेनॉल
और 80% गैसोलीन, ठीक है, आप नाम याद रखिए। 20% एथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण होता है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आप क्यों नहीं हम इसको मतलब पेट्रोल की जगह इसको लाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि वाहनों का उत्सर्जन कम होगा, मतलब जो पॉल्यूशन होता है, जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हीकल्स, वो उत्सर्जन कम होगा और देश के कच्चे तेल के आयात की लागत भी कम की जा सकेगी, है ना। हमको मंगाना पड़ता है बाहर से, तो उसकी लागत भी कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो यही कह रहा है कि वर्तमान में हमारे वाहनों में उपयोग किए जा रहे पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिक्स्ड होता है। तो एथेनॉल मिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने व्हीकल्स में। और अगर देखिए इसमें भी टारगेट की बात आ रही है, तो भारत वर्ष 2030 तक इस अनुपात को 20% तक बढ़ाने का टारगेट रखता था, मतलब 2030 तक। लेकिन 2021 में नीति आयोग के द्वारा एथेनॉल रोड मैप जारी किए जाने के साथ इस लक्ष्य को 2025 तक पूरा कर लेने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अब ये 2025 तक इस टारगेट को पूरा करना है, और पहले क्या था 2030 तक इस अनुपात को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। अब नवीकरणीय एथेनॉल कंटेंट से, जो ये आपका एथेनॉल कंटेंट है कि मतलब E20 में 20% एथेनॉल और 80% गैसोलीन का मिश्रण, इसके कंटेंट से क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, इनके उत्सर्जन में शुद्ध कमी आने की उम्मीद है, ठीक है। तो हमारा जो है पॉल्यूशन का रेट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से नहीं आएंगे, इन्हीं सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनको हम क्या करते हैं अधिकतर इग्नोर कर देते हैं ना। न्यूज़ तो सुन लेते हैं लेकिन कई बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, नहीं पता होता है। तो इन चीज़ों को आप जान लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और फर्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।